नमस्कार। सजीव फोन इन कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी किसान भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। किसान भाइयों, मानसून अर्थात खरीफ फसलों की बुवाई का समय। किसान भाइयों, खरीफ फसलों की बुवाई के समय या मानसून आ जाता है तो किसानों को कुछ महत्वपूर्ण तैयारी करना पड़ता है। जैसे बीज का चयन करना चाहिए, खेत की तैयारी करना चाहिए, उर्वरक भी तैयारी कर लेना चाहिए, और जैसे बीज उपचार करना है तो कुछ आदान पहले से घर पर रख लेना चाहिए। किसान भाइयों, इन तमाम तैयारियों के बाद अगर हम बुवाई करें तो बीज की बुवाई समय पर होगी और जो पौधे होंगे उनका विकास भी ठीक होगा। किसान भाइयों, खरीफ मौसम में बुवाई के पूर्व क्या तैयारी किसानों को करना चाहिए, आज इस संबंध में जानकारी देंगे। जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं कृषि महाविद्यालय गंज बासोदा के डीन डॉक्टर विनोद कुमार गर्ग जी। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, हम सफल किसान को इसलिए आपसे भेंट कराते हैं ताकि आप उनसे जानें कि सफलता के राज जानें कि कैसे सफल किसान बनाया जाता है। आज हमारे बीच में नरसिंहपुर से श्री विजयपाल सिंह जी। सिंह साहब, आपका भी कार्यक्रम में स्वागत है। तो किसान भाइयों, विषय से संबंधित आपके मन में जो जिज्ञासा है उसके लिए हमारे निःशुल्क फ़ोन नंबर, इन पर फ़ोन करें 0755-266-0049, 0755-266-0232। इन नंबरों पर फ़ोन करें और हमारे विशेषज्ञ समाधान करेंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आषाढ़ का महीना भी शुरू हो गया, मानसून भी ऐसा सुनने में आया कि प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में आ गया है, बल्कि ये कह सकते हैं कुछ दिनों में मानसून की जो आसिर सी बौछारें हैं पूरे प्रदेश में पड़ सकती हैं। तो ऐसे समय हमारे किसान भाइयों को क्या तैयारी कर लेना चाहिए? वर्तमान समय के हमारे किसान भाइयों को खरीफ में जो फसलें बोई जानी है, सोयाबीन है, मूंग है, उड़द है, धान है, मक्का है, ज्वार है, इनके सबसे पहले बीज की व्यवस्था करना चाहिए। उचित अच्छी किस्मों का, नवीनतम किस्म है उनका प्रमाणित बीज या आधार बीज लेना चाहिए। इसके साथ ही हमारे किसान भाइयों को जो बीज उपचार के लिए जो दवाइयाँ लगने वाली हैं उन दवा की व्यवस्था करना चाहिए, और खरीफ में फसलें जो बुआई करना है उनके लिए जिन जिन उर्वरकों की आवश्यकता है उन उर्वरकों की पर्याप्त मात्रा में प्रबंधन कर लेना चाहिए। जैसे ही हमारे खेतों में नमी पर्याप्त होती है तो हम फसलों की बुआई समय पर कर सकें। किसान भाइयों, बीज आप खरीद लाएं, खाद खरीद लाएं, और बीज उपचार के लिए जो आदान ज़रूरत पड़ती है दवाई वो भी रख लें। डॉक्टर साहब, बीज खरीदते वक्त किसान भाइयों को कैसे उसका चयन करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? बीज खरीदते समय किसानों को सबसे पहले विश्वसनीय संस्थाएं, शासकीय संस्थाएं, उनसे ही बीज लेना चाहिए। किसान भाई प्रजनक बीज ले सकते हैं, आधार बीज ले सकते हैं, प्रमाणित बीज ले सकते हैं। बीज लेते समय बीज के जो मापदंड हैं कि बीज में कितनी आनुवंशिकता शुद्धता है, कितनी भौतिक शुद्धता है, उसका अंकुरण प्रतिशत कितना है, कौन सी किस्म है उस फसल की, ये सब बातों को देखकर ही बीज का चयन करना चाहिए और उसका क्रय करना चाहिए किसान भाई जी। तो किसान भाइयों, जैसे कि हम प्रमाणित बीज खरीदते हैं तो बोरी पर ही लिखा रहता है कौन सा बीज है, कौन सी किस्म है। जहाँ तक अंकुरण की बात है डॉक्टर साहब, कैसे हमारे किसान भाई उसको कैसे जांचें? पहले तो जो बीज हम क्रय कर रहे हैं उस पर उसका अंकुरण प्रतिशत पूर्व से लिखा रहता है, लेकिन उसके बाद भी हमको पूर्णतः अस्वस्थ होने के लिए किसान भाई को बीज को घर पर ला करके बीज का अंकुरण परीक्षण करना चाहिए। उसके लिए किसान भाइयों को जो जूट की अपनी बोरी है उस बोरी को गीला करके करीब 500 से लेकर के 1000 दाने, 100 दानों के ढेर बना करके उसको रखना चाहिए और ऊपर से गीली बोरी से ढक देना चाहिए। 24 से 48 घंटे तक यदि वो ऐसे ढक के रखता है तो बीजों का अंकुरण हो जाता है। उससे हम जो अंकुरित नहीं हुए उन बीजों को गिन के हम ये प्रतिशत निकाल लेते हैं कि बीज का अंकुरण कितना है। तो बीज का अंकुरण सबसे अच्छा है कि 80% बीज अंकुरित होना चाहिए, तो ये बीज हमारे बोने के लिए सही है। यदि उससे नीचे आता है अंकुरण यानी 70 आता है तो हमको फिर बीज की मात्रा प्रति हेक्टेयर बढ़ाने की आवश्यकता है, और जितनी मात्रा अनुशोषित की गई है उतनी मात्रा का ही बीज हमको प्रति हेक्टेयर बोना है। तो किसान भाइयों, बीज खरीद के लाएं तो घर पे लाने के पहले डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि बोरी में रखें या कोई खेत में भी अच्छी जो छावदार जगह है वहाँ लगभग 100 बीज में से 80 बीज अगर अंकुरण हो जाते हैं, उनमें कुछ आ जाता है तो वो बोना चाहिए। अगर उससे कम होता है तो बीज की मात्रा बढ़ जाती है। बीज की मात्रा क्या हो सकती है डॉक्टर साहब? बीज की मात्रा जो हम अंकुरण 80% है प्रतिशत है, तो जैसे हम सोयाबीन बो रहे हैं तो सोयाबीन में यदि बड़े आकार का दाना का बीज है तो हम 80 से 90 किलो
तक बो सकते हैं। यदि छोटे आकार का, मध्यम आकार का है तो 75 से 80 किलो बीज प्रति हेक्टेयर हमें बोना चाहिए। यदि अंकुरण कम है तो हमें 15 से 20% बीज बढ़ाने की फिर आवश्यकता होती है। तो किसान भाइयों, जैसे आप प्रमाणित बीज खरीदते हैं या आधार बीज खरीदते हैं तो उसमें तो बीज की मात्रा जैसे डॉक्टर साहब ने बताई उतनी रखना चाहिए, लेकिन अगर आप और कोई सा बीज बाज़ार से ख़रीद के लाते हैं या घर पे जो बीज रखा है तो पहले उसका अंकुरण क्षमता देख लें, फिर अगर कम होती है तो आप बीज दर मात्रा बढ़ा दें। इससे क्या होगा कि बीज अच्छे होते हैं। डॉक्टर साहब, बीज की बुवाई कैसे करना चाहिए? बीज की बुवाई करने का सबसे अच्छा तरीका, जैसे अपन सोयाबीन की बात करते हैं तो सबसे अच्छा है कि हमारा सीड कम फर्टिलाइजर ऐसा बीज बुवाई यंत्र है जिसमें एक पेटी में बीज रहता है, दूसरे पेटी में उर्वरक रहते हैं और कूड़ नाली, जो कूड़ मेड़ पद्धति है उससे हम बुआई करना चाहिए, जिससे हमारा मेड़ के ऊपर बीज आता है और नाली साथ में बनती जाती है। और बीज के लिए कम से कम जो दूरी है पौधे से नाली से पौधे की दूरी और कूड़ से कूड़ की दूरी, कूड़ से कूड़ की दूरी कम से कम 12 इंची रखना चाहिए। यदि भूमि ज़्यादा गहरी काली मिट्टी है तो हमको 14 से 16 इंची तक पर ही सोयाबीन की बुआई करना चाहिए। किसान भाइयों, कूड़ मेड़ पद्धति से बुआई करना चाहिए। इससे ये फ़ायदा होता है कि अचानक बरसात हो गई तो जल निकास ठीक से हो जाता है और जैसे कहते हैं ना, भूमि के ऊपर पट पड़ गई, मतलब फिर अंकुरण होता है तो वो सख्त हो जाती है तो जो अंकुरण निकल नहीं पाता, इससे नुकसान हो जाता है। किसान भाइयों, हमारे बीच में एक सफल किसान है नरसिंहपुर से, उन्हीं की सफलता के राज जानते हैं। बताइए सिंह साहब। सर नमस्कार जी, मैं विजय पाल सिंह छिंदवाड़ा का रहने वाला हूँ और नरसिंहपुर में खेती करता हूँ। मैं पहले परंपरागत खेती करता था जिसमें चना है, गन्ना है, मूंग है और धान है, लेकिन उसमें उचित लाभ नहीं मिलता था। चूँकि मैंने भारतीय प्रशासनिक सेवा और राज्य प्रशासनिक सेवा की तैयारी किया, किन्हीं कारणों से मेरा चयन उसमें हुआ नहीं और मैं साक्षात्कार तक वहाँ पहुँचा था। तो मैं ये परंपरागत खेती जब मैंने चालू किया तो उचित लाभ ना मिलने के कारण मैंने उद्यान की फसलों की तरफ अपना ध्यान आकर्षित किया या उधर देखा मैंने। तो उसमें मैंने सबसे पहले नर्सरी स्थापित किया और उसके बाद पूरे देश में भ्रमण करके कुछ फसलों का चयन किया जो इजराइल की पद्धति पे अल्ट्रा हाई डेंसिटी तकनीक पर आधारित थी, सघन पद्धति पे लगाया। जो इसमें आम की फसल मैंने चयन किया, उसमें केसर और दशहरी प्रजातियों को मैंने मध्य प्रदेश में यहाँ के मानसून, यहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से मैंने उनको चयनित किया। और ये जो है 1 एकड़ में 6 बाई 12 पे लगती है। पौधे से पौधे की दूरी 6 फीट और लाइन से लाइन की दूरी 12 फीट। तो कम रकबे में अधिक फसल प्राप्त करने की पद्धति है, कम जोत में अधिक मुनाफा इसमें प्राप्त होता है। मैंने जो आम लगाया वो केसर और दशहरी प्रजाति के हैं, जिसमें लगाने के तीसरे वर्ष में मुझे 2 टन उत्पादन प्राप्त हुआ और जो 2 लाख रुपए का मैं बेचा मैंने। तीसरे साल में लगाने के चौथे साल में मुझे 3.5 टन उत्पादन प्राप्त हुआ और इस साल 5 टन से 5.5 टन का उत्पादन मुझे मिला है, जिसकी बाजार में कीमत 5 लाख रुपए है। ये 5 लाख रुपए इसलिए है क्योंकि महाराष्ट्र, गुजरात का केसर का आम इस समय खत्म हो गया। हमारा जो क्लाइमेट है मध्य प्रदेश का बहुत सुटेबल है, क्योंकि जो लखनऊ की दशहरी आती है वो 25 मई की बाद आती है, जबकि मध्य प्रदेश की दशहरी 25 मई को खत्म हो जाती है। तो जो फसल सबसे पहले आएगी, कोई भी फसल हो, उसका बाजार मूल्य बहुत ज़्यादा होता है। इसी प्रकार केसर जो प्रजाति है वो महाराष्ट्र में, गुजरात में सबसे अधिक होती है, वो मई में समाप्त हो जाती है। तो हमारी मध्य प्रदेश में केसर जो आम निकल रहा है वो अभी इस समय निकल रहा है, इसलिए इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। दूसरा, हम चूँकि नवाचार कृषि में करना चाहते थे, परंपरागत कृषि से हमें उचित लाभ नहीं मिलता था, तो हमने ये अल्ट्रा हाई डेंसिटी में आम का प्लांटेशन किया। 1 एकड़ में 600 पौधे लगाए। इसमें वैल्यू एडिशन के लिए या इसकी कीपिंग क्वालिटी बढ़ाने के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए, इसका उचित मूल्य मिले, इसमें हमने पेपर की बैगिंग किया। अच्छा, उससे फायदा होता है। उससे तो किसान भाइयों, आप देखो, एक पढ़ा लिखा किसान, उच्च शिक्षित, ये बता दूं मैं, राज्य प्रशासनिक सेवा की परीक्षा में आप साक्षात्कार तक पहुंच गए थे, लिखित परीक्षा पास कर ली थी। इसके बाद आपने खेती की तरफ ध्यान गया और आप सुन रहे हैं उनकी मुंह से कितनी बड़ी सफलता प्राप्त कर रहे हैं। किसान भाइयों, हर चीज़ का अपना वक्त होता है। अब वक्त है छोटे से विराम का, विराम के बाद फिर आपसे मिलते हैं। अरे सुन तो, मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ, क्यों?
क्या हुआ, अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। किसान भाइयों, विराम के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि खरीफ फसलों की क्या तैयारी करना चाहिए। इस संबंध में आज हमारे विशेषज्ञ हैं कृषि महाविद्यालय गंजबासौदा के डीन डॉक्टर विनोद कुमार गर्ग जी। डॉक्टर साहब, एक बार फिर आपका कार्यक्रम में स्वागत है। और एक सफल किसान है नरसिंहपुर से श्री विजयपाल सिंह जी, आपका भी कार्यक्रम में स्वागत है। डॉक्टर साहब, अभी अपन जो बुवाई की बात कर रहे थे, तो बुवाई के बाद खरीफ फसलों के लिए किसानों को उर्वरकों का ध्यान रखना चाहिए। कैसे उपयोग करें इनको, कैसे चयन करें, किन किन फसलों में कौन कौन सा उर्वरक डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए और कैसे डालना चाहिए? किसान भाइयों को रासायनिक उर्वरक की आवश्यकता है, क्योंकि फसल की वृद्धि के लिए पोषक तत्व बहुत जरूरी है। तो जैसे अपन को क्या है, यूरिया मतलब नत्रजन देना है, नत्रजन, स्फुर, पोटास और सल्फर, धान में जिंक, इनकी आवश्यकता है। तो जैसे सोयाबीन बो रहे हैं या मूंग उड़द बो रहे हैं, तो किसान को नत्रजन, स्फुर, पोटास और सल्फर की पूरी मात्रा बुवाई के समय ही डालना है। यदि धान की बुवाई कर रहे हैं तो धान में स्फुर, पोटास और नत्रजन की 1/3 मात्रा बुवाई के समय डालना है। बाद में खड़ी फसल में 2 से 3 बार में जो बची हुई नत्रजन है उसकी मात्रा डालना पड़ती है। नत्रजन अर्थात नाइट्रोजन। नाइट्रोजन, जी 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 जी। और इसके अलावा पोषक तत्वों में मैंने जब माइक्रोन्यूट्रिएंट जैसे कहा कि आपको धान लगाइए तो आपको जिंक की आवश्यकता पड़ेगी। और यदि आपने सोयाबीन लगाया है जो कि तिलहनी फसल के साथ दलहनी फसल है, तो इसमें सल्फर की आवश्यकता किसान भाइयों को। थोड़ा बीच में रोकना चाहूँगा, बातचीत अपन फिर बाद में करेंगे। एक किसान भाई विदिशा से सौरभ जी रघुवंशी हमसे जुड़ गए हैं। सौरभ जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अपना सवाल करें। जी सर, नमस्कार। जी नमस्कार, बोलें। जी सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ सर, ये धान मैं सीडल वाली बोता हूँ और सोयाबीन, इसके लिए सर बीज उपचार कैसे करें, ये जानकारी चाह रहा हूँ। जी जी, प्रश्न करने के लिए धन्यवाद। बताएं डॉक्टर साहब। जो धान जो किसान भाई सीडल वाली बो रहे हैं, तो धान में बीजोपचार करना है तो कार्बनडाजिम और थायरम, ये फफूंदनाशक, या यदि ये नहीं है तो ट्राइकोडर्मा विरिडी ले सकते हैं अपन। इसके अलावा कीटनाशक के रूप में थाइमोथक्जम लेना है। इसके अलावा उनको जो जैव उर्वरक के रूप में पीएसबी और एजोस्पर्लम या एजोटोबैक्टर या एजोला, तो एक साथ इनका कैसे करना है कि आपको ये धान के लिए आप बता रहे हैं या सोयाबीन? धान के लिए बता रहे हैं जी। धान में आप 2 ग्राम पहले फफूंदनाशक से करिए। जी, जैसा हम देख रहे हैं डॉक्टर साहब, आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, तो ये जो बीज उपचार ही हो रहा है ना, ये है ना, बीजोपचार ही कर रहे हैं किसान जी, भाई। जी। तो बीजोपचार में सबसे पहले क्या करेंगे हम, फफूंदनाशक से करेंगे। फफूंदनाशक में कार्बनडाजिम, थायरम की 2 से 3 ग्राम मात्रा से कर देंगे। फिर हम कीटनाशक से करेंगे। कीटनाशक से करने की इसलिए जरूरत है आजकल कि रस चूसने वाले जो कीड़े आते हैं फसलों में, उनके नियंत्रण के लिए हम यदि बीजोपचार कर देते हैं तो 35 से 40 दिन तक उनका प्रभाव फसल पर नहीं होता है कीड़ों का। तो हम थायोमेथक्जम की 4 से 5 ग्राम मात्रा से बीजोपचार करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, चूंकि धान में कर रहे हैं अपन पहले, तो धान में एजोला या एजोस्पर्लम से कर सकते हैं हम। इसके अलावा पीएसपी से करना चाहिए। ऐसा हम करने के बाद फिर इसकी बुआई करें, और ये सब कार्य किसान को खेत की मेड़ पे जाके करना है और वहीं पर सुखा के थोड़ा फर्रा बीज जाए, मतलब नमी हट जाए, फिर उसको सीडल से बुआई कर सकते हैं। इसके अलावा फिर यदि सोयाबीन में करना है तो सोयाबीन में हमको कार्बनडाजिम और थायरम के साथ थायोमेथक्जम लगाना है। फिर इसमें क्या लेना है, राइजोबियम और पीएसपी लगाना है। क्योंकि दलहनी फसल है, इसलिए राइजोबियम का लगाना अति आवश्यक है। आवश्यक है, हाँ। जी जी जी। तो किसान भाइयों, आप समय छोटे से ब्रेक के बाद फिर आपसे मिलते हैं। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। एफसीआईएल के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, एचएफसीएल की बरौनी इकाई और बीवीएफसीएल की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता।
ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका अपने कार्यक्रम सजीव फोन इन कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, हम बात कर रहे हैं खरीफ फसलों की तैयारी की। आज हमारे साथ हैं कृषि महाविद्यालय गंज बासोदा के डीन डॉक्टर विनोद कुमार गर्ग जी, और उनका एक बार फिर स्वागत है। और साथ में है नरसिंहपुर से श्री विजयपाल सिंह जी, आप एक सफल किसान हैं, आपका एक बार स्वागत है। सिंह साहब, हमारे किसान भाई अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि हर वर्ष किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए आम महोत्सव मनाया जाता है, कोई प्रदर्शनी लगाई जाती हैं। क्या आपको ऐसी प्रदर्शनी में बुलाया गए तो आपके कुछ अनुभव बताएं। जी, अभी कृषि समागम हुआ था, माननीय उपराष्ट्रपति जी नरसिंहपुर जिले में आए थे, 3 दिवसीय कार्यक्रम था, उसमें मुझे प्रथम पुरस्कार दिया गया। इसके बाद 3 तारीख को अभी पचमढ़ी में कैबिनेट हुई थी, जिसमें सारी कैबिनेट वहाँ उपस्थित थी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने और सारे कैबिनेट मिनिस्टर ने हमारे आम का स्वाद चखा और हमारी बहुत प्रशंसा की, और दोनों जगह मुझे प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं। और माननीय उद्यानिकी मंत्री ने तो ये तक कहा कि हमारे ये सफल किसान हैं तो इनके खेत पे जाकर ट्रेनिंग लेना चाहिए लोगों को, उद्यानिकी विभाग वालों को भी और किसानों को भी ट्रेनिंग लेना चाहिए, क्योंकि हम बहुत अच्छी गुणवत्ता वाला फल तैयार कर रहे हैं और इसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो दुबई लंदन तक हमारा माल जा रहा है। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी इसलिए हम बना पा रहे हैं क्योंकि इसमें हम वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, कीपिंग क्वालिटी बढ़ा रहे हैं, कीटनाशक, इंसेक्टिसाइड और फंजीसाइड से प्रोटेक्ट करने के लिए पेपर बैगिंग कर रहे हैं, जिससे इसको पानी के जहाज से या हवाई जहाज से आप विदेश भी निर्यात कर सकते हैं और अपनी विदेशी मुद्रा का आय अर्जित कर सकते हैं। क्या आप जो नए किसान हैं, युवा किसान हैं, उनके लिए कोई आप प्रोत्साहित? जी सर, ये जो नए युवा किसान है, सीमांत किसान है, या जिनके पास छोटी जोत है, उनको महानगर की नौकरी में 20-25 हज़ार की नौकरी के लिए दौड़ लगाना नहीं चाहिए। अपने खेत में या अपने घर के पास जो बाड़ी है उसमें भी यदि 100 पेड़ भी यदि लगाते हैं तो 100 पेड़ से भी बहुत बेहतर आमदनी हो सकती है। मुझे लगभग 5 टन अभी इस साल मैंने 5वें साल में प्राप्त किया। यदि मैं अगले साल मेरा 10 टन का लक्ष्य है तो 5 लाख रुपए तो बहुत आराम से आप 1 एकड़ में प्राप्त कर सकते हैं 5वें साल में। यदि उसके पास बहुत कम जमीन है, 20-25 डिसमिल भी जमीन है, तो वो 100 पेड़ लगा सकता है। एक पेड़ का लक्ष्य निर्धारित कर दे कि 2000 रुपये मुझे प्रति पेड़ प्राप्त होना चाहिए, तो वो लगभग 2 लाख रुपए एक साल में तीसरे वर्ष से आमदनी प्राप्त कर सकता है। और शासन की विभिन्न योजनाएं हैं जिसमें उनको सब्सिडी मिलती है, पौधे के लिए सब्सिडी है, ड्रिप के लिए सब्सिडी है, खाद के लिए सब्सिडी है, और जो और भी अन्य उपकरणों के लिए भी सब्सिडी शासन प्रदान करता है। जी जी जी। तो किसान भाइयों, प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं, आपके सामने सिंह साहब बैठे हैं। किसान भाइयों, इनको मुख्यमंत्री जी ने, प्रदेश के मंत्रियों ने बुलाया है। हम चाहते हैं, कृषि दर्शन कार्यक्रम ये चाहता है कि हमारे प्रदेश के सभी किसान ऐसे ही बने और उनको बुला के सम्मानित किया जाए। आर्थिक रूप से तो मजबूत होंगे ही आप, लेकिन आप मान सम्मान भी आपको मिलेगा। पूरे देश में लोग जानेंगे कि मध्य प्रदेश के किसान कितना बढ़िया खेती करते हैं। अगर हम आय की बात करें, किसान ये चाहता है कि मुझे आय अच्छी मिले, तो अच्छी आय के लिए उन्हें और क्या प्रयास करना चाहिए? सघन पद्धति में लगाने सर, जो इजराइल की पद्धति है, 1 एकड़ में क्या है इजराइल की पद्धति? इजराइल की पद्धति सर, पौधे से पौधे की दूरी इसमें 6 फीट है और लाइन से लाइन की दूरी 12 फीट है। 1 एकड़ में 600 पौधे रोपित किए जा सकते हैं इसमें सर, और 1 एकड़ में मिनिमम 2 लाख रुपए की। क्या आप किसानों को आप भी कोई ऐसी ट्रेनिंग या उनके बीच जाते हैं? हम मेरी स्वयं की नर्सरी है, मेरे फार्म पर रोज 10 से 20 किसान विजिट कर रहे हैं और उसका लाभ उठा रहे हैं। क्योंकि यदि इसका जो मात्र वृक्ष और अच्छा कलम आपको लेना है तो वो शासकीय नर्सरी से या प्रतिष्ठित संस्थानों से ही लेना चाहिए। नहीं तो आज आप पौधा रोपित करते हैं और 5 साल बाद आपको पता लगा कि आपने केसर प्रजाति का लगाया और निकला वो दशहरी। तो जी, तो देख परख के करना चाहिए। देख परख के विश्वसनीय प्रतिष्ठानों से लें। में क्या कहना चाहेंगे किसान भाइयों को आप? हम किसान भाई को ये कहना चाहेंगे कि किसान भाई को वर्तमान समय की परिस्थितियों को देखते हुए फसल में विविधीकरण अपनाना चाहिए। फसल के मतलब फसल में आप जो सब फसल ले रहे हैं उसके साथ साथ सब्जियों की खेती करें, फलों की खेती करें, पशुपालन करें, हाँ जी जी जी, मुर्गी पालन करें, मछली पालन करें, बकरी पालन करें, मधुमक्खी पालन करें, रेशम कीट का पालन करें, लाख कीट का पालन करें, जिससे उसको समूची इस तरह से कृषि करेगा तो उससे क्या होगा, उसको आमदनी जो बढ़ने वाली है, उससे उसको मुनाफा जो अभी कम मिल रहा है वो कई गुना बढ़ने वाला है। कुल मिला के किसान को मुनाफा होना चाहिए, विविधीकरण होना चाहिए। डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपने बहुत उपयोगी जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। विजयपाल सिंह जी, आपने अपने अनुभव हमारे किसानों को बताए, बड़े ही अच्छे अनुभव लगे, किसानों को इसको ग्रहण करना चाहिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाई, अभी आपने देखा है मानसून
एक ऐसा समय होता है जब किसानों को बहुत जल्दी तैयारी करना पड़ता है। मानसूनी फसलें अर्थात सोयाबीन, धान, उड़द, ज्वार, मक्का, ये फसलें हैं, इनकी पहले तैयारी कर लें, खाद की तैयारी कर लें, बीज का चयन कर लें, इससे आपको बोने के समय कोई दिक्कत नहीं आए। फिर मिलेंगे ऐसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।